Hello everyone, I am Pooja Raut. Welcome to Adda 24/7 School. So student, स्टैटिस्टिक इन इकोनॉमिक्स में हमारा 8 चैप्टर चल रहा था, दैट इज इंडेक्स नंबर, जिसमें हमने प्रीवियस वीडियो में बच्चों पढ़ा था इंडेक्स नंबर के बारे में, और उसी के साथ हमने देखा था बच्चों टाइप ऑफ इंडेक्स नंबर क्या होते हैं, और बच्चों मेथड्स देखे थे कौन कौन से मेथड है इंडेक्स नंबर के। आई होप सो कि बच्चों आपने वीडियो देख लिया होगा, अगर नहीं देखा है तो आपको प्ले लिस्ट में वीडियो मिल जाएंगे। आज के सेशन में हम देखेंगे बच्चों कौन से इंपॉर्टेंट इंडेक्स नंबर है जिसको हम या फिर जो गवर्नमेंट है वो एनालाइज करने के लिए यूज करती है। सो बच्चों देखेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट इंडेक्स नंबर है। सो यहाँ पे बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स नंबर दिए हुए हैं जिससे कि बच्चों किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट या इकोनॉमी में क्या चल रहा है वो सब पता चलता है। सो फर्स्ट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सेकंड इज होलसेल प्राइस इंडेक्स, थर्ड इज इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, फोर्थ इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एंड फिफ्थ इज सेंसेक्स। इनके बारे में बच्चों आपने कभी ना कभी सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो फ्यूचर में आप जरूर सुनोगे। सो बच्चों इनको एक एक करके आराम से पढ़ते हैं। तो सबसे पहला है बच्चों हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को बच्चों हम यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स भी कहते हैं, इसके साथ भी बच्चों इसको रिटेल प्राइस इंडेक्स भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है बच्चों, कोई भी गुड्स या सर्विसेज जो हम परचेज करते हैं, जो रिटेल में हम परचेज करते हैं, हम तो रिटेलर से ही लेते हैं। देखो हम हाउस होल्ड के लिए कोई भी सामान लेते हैं, सो हम किससे लेते हैं, हम रिटेलर से लेते हैं, शॉप से जाते हैं ना, शॉप में जाके लेते हैं। सो बच्चों वो शॉपकीपर जो होता है वो रिटेलर में आता है। सो बच्चों यहाँ पे रिटेल प्राइस में कोई भी कमोडिटी है या कोई भी प्रोडक्ट है उसकी रिटेल प्राइस में कितना चेंजेस हुआ है ये हम कैसे एनालाइज करेंगे, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से एनालिसिस करेंगे। अब बच्चों सिंपल सी बात है, मान लो कोई भी कमोडिटी ले लो, कोई भी कमोडिटी ले लो, जैसे राइस ले लिया, ठीक है बच्चों, राइस ले लिया, कमोडिटी हो गई। अब बच्चों मान के चलो 2010 में आप बच्चों 1 kg राइस के 1 kg राइस क्वांटिटी हमें वही रखनी है, 1 kg राइस के बच्चों आप देते थे। सपोज करो कि आप या आपकी जो फैमिली है वो बच्चों 1 kg राइस के 50 रुपीज देती थी, 50 रुपीज देती थी। अब बच्चों वही अगर हम 2020 की बात करें, सो वही 1 kg राइस के लिए अब आप 100 रुपीज दे रहे हो। क्या देख रहे हैं हम देख रहे हैं मैम डिफरेंट टाइम पीरियड में सेम क्वांटिटी में, यानी कि 1 kg सेम क्वांटिटी में, उसी सेम क्वांटिटी में मैम वो राइस हमें 2010 में 50 रुपीज का मिलता था, अब वही राइस हमें 100 रुपीज का मिल रहा है। यानी क्या हो रहा है यहाँ पे रिटेल प्राइस में जो चेंजेस आ रहा है उसको हमने मेजर किया यहाँ पे बच्चों किससे, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से। सो बच्चों कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या कहता है, इट्स ऑल्सो नोन एज कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स मेजर द एवरेज चेंज इन अ रिटेल प्राइस। अब बच्चों इसको और क्या कहते हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। अरे भाई कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स क्या हो गई, जो हमारे जीने के लिए बच्चों जो जरूरी होता है, वैसे तो कॉस्ट ऑफ लिविंग में सारी चीजें आ जाती हैं जो एक ह्यूमन बीइंग अपने जीने के लिए करता है, वो सब कॉस्ट ऑफ लिविंग में आ जाता है। सो बच्चों जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है, सो यहाँ पे उसके कॉस्ट ऑफ लिविंग पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है ये मेजर करना हम किससे सीखते हैं बच्चों, कैसे मेजर करते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से मेजर करते हैं। सपोज दैट बच्चों कोई पर्सन है, उसकी इनकम में कोई चेंज नहीं हुआ, यहाँ पे 2010 में उसकी इनकम मान लो उसकी इनकम थी 1000 रुपीज, 2020 में भी उसकी इनकम क्या है 1000 रुपीज है। पर बच्चों वही अगर हम देखें कि सेम राइस को वो परचेज कर रहा था 2010 में यहाँ कितने में, 50 रुपीज में, वही बच्चों 2020 में वही 1 kg राइस को अब उसको कितने में परचेज करना पड़ रहा है, 100 रुपीज में परचेज कर रहा है। यानी उसके ऊपर क्या हो रहा है, बर्डन बढ़ रहा है, उसका एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रहा है क्योंकि उसकी इनकम में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। सो बच्चों यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग को भी हम कैसे मेजर करते हैं, हम कंज्यूमर प्राइस से मेजर करते हैं। CPI फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर, सपोज दैट बच्चों हमारे पास एक एग्जांपल है जो क्या कह रहा है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स निकालना है हमें इंडस्ट्रियल वर्कर्स का, जो इंडस्ट्री में काम करते हैं वो वर्कर्स का निकालना है। सो 2001 में कोई भी जो कमोडिटी वो परचेज करते थे वो बच्चों 100 रुपीज में परचेज करते थे। अब बच्चों अगर हम 2014 की बात करें, सो बच्चों उसी क्वांटिटी की कमोडिटी उसी क्वांटिटी में चेंज नहीं करना है, उसी क्वांटिटी के लिए अब उनको कितना पे करना पड़ रहा है, 277 पे करना पड़ रहा है। यानी कितना चेंज हो गया, हम कहेंगे मैम
177 से यहाँ पे हमें चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। ये क्या हो गया बच्चों, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हो गया, जो हम परचेज करते हैं ना रिटेल से सामान, उसमें बच्चों कितना चेंजेस हुआ है हम किससे एनालाइज करेंगे, मेजर करेंगे मैम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से। आगे बच्चों देखते हैं कि किस तरह से हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इसके लिए सिंपल सा मैम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर, सो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला है सिग्मा WR अपॉन में W। सिग्मा W तो आपको पता है वेटेज, जो कमोडिटी है उसका वेटेज ले लेते हैं। R क्या है बच्चों, यहाँ पे रिलेटिव, यहाँ पे मेजरमेंट है, जो हमने लास्ट वीडियो में रिलेटिव मेजरमेंट कैसे निकालते हैं वही बच्चों यहाँ पे क्या है R है। R निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है P1 अपॉन PO मल्टीप्लाई 100। जो रिलेटिव प्राइस है ना वो कैसे निकलती है, यहाँ पे बच्चों करंट ईयर की जो प्राइस है उसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, हम जो बेस ईयर की प्राइस है उससे, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। कैसे कैलकुलेट करना है अभी हम बच्चों क्वेश्चन में कर लेंगे। सो बच्चों हमारे पास एक क्वेश्चन है जो क्या कह रहा है, यहाँ पे बच्चों हमारे पास आइटम दिए हुए हैं, हमारे पास जो हमारी कमोडिटी है, सिंपल सी बात है, अब हमें कॉस्ट ऑफ लिविंग निकालनी है, तो ऐसा नहीं है कि एक कमोडिटी से हम बच्चों अपनी पूरी लाइफ निकाल लेंगे, या फिर हमें कहें कि सिर्फ राइस खाओ, आप पानी वानी कुछ मत पियो, आपको क्लोथ की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता ना। एक बच्चों हमारी बास्केट होती है, कमोडिटी की बास्केट होती है जो कि हमारे लिए बेसिक नीड्स को हमारी पूरी करती है। सो बच्चों अगर हम बात करें कि कॉस्ट ऑफ लिविंग में हमारे कौन कौन सी कमोडिटी आ गई, फूड आ गया, फ्यूल आ गया, क्लोथ आ गया, रेंट आ गया, एंड मिसलेनियस एक्सपेंडिचर हमारे होते हैं मैम, ठीक है। अब बच्चों इनका वेटेज दिया हुआ है, फूड का 35, फ्यूल का 10, क्लोथ का 20, रेंट का 15 एंड मिसलेनियस का 20। अब बच्चों बेस पीरियड प्राइस दी हुई है हमारा, ये हो गया PO और ये हो गया हमारा P1। PO कितना दिया हुआ है, 150, 25, 75, 30 एंड 40। बच्चों करंट प्राइस, करंट ईयर की प्राइस यहाँ पे कितनी दी हुई है, 145, 23, 65, 30 एंड 45। अब बच्चों हमें निकालना क्या है, हमें निकालना मैम R यानी रिलेटिव प्राइस निकालना है। कैसे निकालेंगे, अभी अभी देखा था फॉर्मूला, P1 अपॉन में P0 मल्टीप्लाई 100। बेस ईयर की जो प्राइस है, सॉरी करंट ईयर की जो प्राइस है उसको बेस ईयर की प्राइस से हमें डिवाइड करना है एंड देन मल्टीप्लाई करना है 100 से। अब बच्चों कर लो, क्या करना है, 150 अपॉन में 145 और मल्टीप्लाई करो 100 से। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा बच्चों यहाँ पे 96.67। सेम नेक्स्ट में भी करना है, 25 अपॉन में 25 अपॉन में 23 मल्टीप्लाई 100। सो मैम यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 92। नेक्स्ट 75 अपॉन में 65, सो मैम यहाँ पे आ जाएगा हमारा 86.67। नेक्स्ट 30 अपॉन में 30 कितने आएंगे, यहाँ पे हमारे आ जाएंगे मैम 100। डिवाइड, यहाँ पे 1 ही बचेगा और 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से तो 100 आ गया। 40 डिवाइडेड बाई 45, सो मैम यहाँ पे आ जाएगा हमारा 112.5, ये आएगा बच्चों। अब क्या करना है, अब सिंपल सा है मैम, क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, जो वेटेज आ रखा है उसको मैम हम R से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा WR आ जाएगा। सो मैम सिंपल सा है, यहाँ पे इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है। देखो यहाँ पे मैं W मल्टीप्लाई R करना है, इसको एंड इसको, तो 35 को 96.67 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 3883.45। नेक्स्ट हम 92 को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों 10 से, सो यहाँ पे आ जाएगा 920। देन 86.67 को हम मल्टीप्लाई करेंगे मैम 20 से, सो हमारे यहाँ पे आ जाएगा बच्चों यहाँ पे 73 यहाँ पे आएगा 73, वेट अ मिनट, 1733.4। अब बच्चों 15 को मल्टीप्लाई करो यहाँ पे 100 से तो क्या आएगा, 1500 आ जाएगा। सेम 112.5 को मल्टीप्लाई करो बच्चों 20 से तो कितना आएगा यहाँ पे 2250। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। अब क्या करना है, सिंपल सा है, हमारा फॉर्मूला क्या है, PO1, हमारे इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा WR अपॉन सिग्मा W। सिग्मा W कितना हो जाएगा, यहाँ पे सिग्मा W हो जाएगा बच्चों हमारे पास 100। ठीक है, अब बच्चों इसका हमें सम करना है,
तभी तो हमारे पास सिग्मा WR आएगा। इसका सम करो, जब हम इसका सम करेंगे बच्चों तो हमारे पास आएगा यहाँ पे 9786.86, ये हमारे पास आ जाएगा बच्चों, सॉरी 85 आएगा, 85 आ गया। ठीक है बच्चों, अब इसको सॉल्व करेंगे सो मैम यहाँ पे आ जाएगा हमारा 9786.85 अपॉन 100। अब करते हैं बच्चों इसको सॉल्व, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 97.86, ये हमारे आ गया बच्चों। और यही क्या है मैम, ये बता रहा है हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बता रहा है, जो बता रहा है कि यहाँ पे कितने से चेंज हुआ है, यहाँ पे 97.86 से क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे अगर 100 से प्राइस चेंज हो रही है तो यहाँ पे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कितने से चेंज होगा, 97.86 से चेंज होगा। सो बच्चों यहाँ पे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कैसे कैलकुलेट करना है ये हमने देख लिया। अब बच्चों कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर जो हम बनाते हैं या फिर गवर्नमेंट जो कंस्ट्रक्ट करती है, इससे क्या बेनिफिट है या इसको बच्चों प्रिपेयर करने के पीछे क्या रीजन है और कौन कौन से हमारे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं इंडिया में। So government agency in India prepare a large number of consumer price index number. Like अगर हम बात करें consumer price index number for industrial worker, अगर हम बात करें बच्चों सो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बहुत सारे होते हैं, जरूरी नहीं है कि सिर्फ हम जो हाउस होल्ड में रह रहे हैं वही, सबके लिए अलग अलग है। जैसे अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए बच्चों अलग है, उनका बेस ईयर जो है बच्चों वो 2001 है और बेस ईयर के अकॉर्डिंग हम क्या लेते हैं, प्राइस वैल्यू क्या लेते हैं, 100 लेते हैं। ठीक है, अगर हम 2017 की बात करें, अगर इसी वैल्यू से अगर हम 2017 का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स निकाले बच्चों इंडस्ट्रियल वर्कर्स का, तो हमें हमारा यहाँ आएगा 278। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू ऑफ इंडेक्स इन मई 2017 इट वाज 278। ठीक है बच्चों, वही बच्चों ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ एग्रीकल्चर लेबर्स विद अ बेस ईयर 1986 to 87। वही बच्चों अब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स निकालना हमें ऑल इंडिया लेवल पे किसका, एग्रीकल्चर लेबर्स का, वो हमारे इंडस्ट्रियल लेबर था, अब एग्रीकल्चर लेबर्स का निकालना है बच्चों। सो हमारा बेस ईयर क्या है, 1986 और 87 है। और बच्चों अगर उसी से अगर हम 2017 का हमारा वैल्यू निकाले इंडेक्स का, सो कितना आएगा, 872 आएगा। ठीक है बच्चों, अभी इसमें बस ये ध्यान रखना कि जो अलग अलग कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उनका बेस ईयर क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। जैसे अगर हम बात करें एग्रीकल्चर लेबर्स का है, वो कितना है बच्चों, यहाँ पे 86 और 87 का डेट हमारा बेस ईयर है। यहाँ पे इंडस्ट्रियल वर्कर्स का बेस ईयर हमारा 2001 है। अब आगे बात करते हैं ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर रूरल लेबर विद बेस 1986 एंड 87। वही बच्चों रूरल एरिया में जो लेबर्स हैं, जो वर्कर्स हैं, उनका बेस क्या है, बेस ईयर हमारा है 1986 और 87। और अगर हम इसको मैं 2017 से कंपेयर करें तो ये क्या होगा, 878 होगा। दोनों का सेम है, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेस ईयर सॉरी जो 2017 की जो वैल्यू आएगी इंडेक्स की वो चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट है ऑल इंडिया रूरल कंज्यूमर इंडेक्स विद अ बेस 2012। ऑल इंडिया रूरल कंज्यूमर इंडेक्स। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे हम लेबर को नहीं देखेंगे, सिर्फ रूरल एरिया में जो कंज्यूमर इंडेक्स है वो देखेंगे। सो उसका बेस ईयर क्या है, 2012 है। और बच्चों अगर 2017 की वैल्यू देखें इंडेक्स की, सो कितनी आएगी, 133.3 आएगी। ये सब बच्चों आपको याद करने हैं। देखो इनको हम सॉल्व नहीं कर सकते, कोई एग्जाम्पल नहीं दे सकते, इसको तो आपको बच्चों याद करना ही पड़ेगा। ठीक है बच्चों, ऑल इंडिया अर्बन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स विद अ बेस ईयर 2012 इज 100। अगर हम वैल्यू देखें मैं 2017 की तो कितनी आएगी, 129.3 आएगी। ऑल इंडिया कंबाइंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स विद अ बेस 2012 100 एंड द वैल्यू ऑफ इन मई 2017 इज 131.4। यहाँ पे बच्चों जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है अलग अलग रूरल एरिया की, अर्बन एरिया की, ऑल इंडिया की कंबाइंड कंज्यूमर इंडेक्स। ठीक है, ऑल इंडिया की, यहाँ पे इंडस्ट्रियल लेबर की, यहाँ पे एग्रीकल्चर लेबर की, सारी हमने बच्चों कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स देख लिए। और बच्चों आपको याद रखना है इसका बेस ईयर कौन सा है। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज यूजिंग द ऑल इंडिया कंबाइंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एज द मेन मेजर ऑफ हाउ कंज्यूमर प्राइस आर चेंज। अगर हम आरबीआई की बात करें, सो आरबीआई बच्चों यहाँ पे कौन सा मेजरमेंट लेती है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के लिए,
ऑल इंडिया, अगर हम बात करें ऑल इंडिया कंबाइंड कंज्यूमर प्राइस, ये वाला लेती है, जिसमें हमारा बेस ईयर क्या है 2012। ये बच्चों कंज्यूमर प्राइस में जो चेंज हो रहा है या फिर जो रिटेल में जो चेंज हो रहा है प्रोडक्ट्स की या गुड्स की, सर्विसेज या हम बात करें यहाँ पे उनकी प्राइस में, तो हमें पता चलता है किससे, यहाँ पे ऑल इंडिया कंबाइंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से। आगे हम देखते हैं बच्चों, दिस इंडेक्स इज नाउ बीइंग प्रिपेयर्ड विद अ बेस ईयर 2012 equal to 100 and many improvement have been made in according with the international standard। अब बच्चों इसके लिए हमारा बेस ईयर कौन सा है, यहाँ पे कंबाइंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के लिए, सो मैम यहाँ पे 2012 इसका बेस ईयर है, और मैम इसमें कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट चलता रहता है, जो हमारा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंग इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस चलता रहता है। अब बच्चों आगे देखेंगे, द बास्केट ऑफ अ आइटम एंड अ वेटिंग diagram for the revised series has been prepared using the modified mixed reference period MMRP data of the Consumer Expenditure Survey CSE 2011 and 12 of the 68th round of a national sample survey। अब बच्चों यहाँ पे हमने देखा कि मैम हम जो है चेंजेस देखते हैं, प्राइस में कितना चेंजेस हुआ है, कमोडिटी की प्राइस में कितना चेंजेस हुआ है। अब बच्चों यहाँ पे जो हमारे बास्केट ऑफ आइटम है, यानी जो हमारी बास्केट ऑफ गुड्स और कमोडिटी है, और उनका जो वेटेज का जो डायग्राम है बच्चों, वो कौन प्रिपेयर करता है। अगर हम बात करें सो मैम यहाँ पे उसको प्रिपेयर करने के लिए यूज किया जाता है मॉडिफाइड मिक्स रेफर पीरियड के अकॉर्डिंग वो यहाँ पे प्रिपेयर होता है। और कौन प्रिपेयर करता है, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे में वो प्रिपेयर होता है। ठीक है, अगर हम बात करें 2011 और 12 में ये प्रिपेयर हुआ था। 68th राउंड की जो हमारी प्रिपरेशन थी वो करी थी नेशनल सैंपल सर्वे ने करा था, NSS ने करा था। ठीक है, ये किसने करा था, NSS ने करा था, और ये काम NSS का ही है बच्चों ये सब प्रिपेयर करने का। अब बच्चों अगर हम बात करें सो हम कौन कौन से जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं जिसको NSS वेट गिवन देता है या फिर प्राइस उसकी मेजर करता है। सो मैम यहाँ पे मेजर ग्रुप में आइटम्स को डिवाइड किया गया है। मेजर ग्रुप में अगर हम देखें तो कौन कौन से हो गए, फूड एंड बेवरेजेस हो गया, पान, टैबाको एंड ऑक्साइडेंट हो गया, क्लोथिंग एंड फुटवेयर हो गया, हाउसिंग हो गया मैम, फ्यूल एंड लाइटिंग हो गया, मिसलेनियस ग्रुप हो गया और जनरल ग्रुप हो गया। ये जो है बच्चों कुछ मेजर ग्रुप्स ऑफ आइटम है, और इन सब का वेट कौन देता है बच्चों, NSS देता है। NSS देता है हमारा नेशनल सैंपल सर्वे देता है। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन जो अब बच्चों अगर हम बात करें सो हमारा सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन हो चुका है। याद रखना अभी करंटली उसको क्या कहते हैं हम, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। अब बच्चों ये जो सोर्स है हमें कहाँ से मिला, इकोनॉमिक सर्वे। ये जो हमारा डेटा है कहाँ से मिला, इकोनॉमिक सर्वे 2014 और 15 से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये सोर्स लिया गया है, जिसमें बच्चों जो वेरियस मेजर ग्रुप्स हैं उनमें वेट किस तरह असाइन किया गया है ये बताया गया। अब बच्चों ये चेंज होता रहता है, टाइम टू टाइम ये चेंज होता रहता है। ठीक है बच्चों, द कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स CFPI is the same as the consumer price index for food and beverages। अगर हम बात करें कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स, देखो अब जरूरी तो नहीं है कि कंज्यूमर अपनी सारी की सारी जो इनकम है वो यहाँ पे फूड को परचेज करने में लगा दे, जरूरी है क्या। अब देखो आप भी, सिंपल सी बात है, आपके घर में भी जब इनकम आती होगी, जब पापा या मम्मी जब उनको सैलरी मिलती है तो यहाँ पे क्या होता है, जरूरी थोड़ा है वो सारा का सारा सिर्फ फूड पे ही खर्च करते हैं। आपके घर में कुछ जो है कैपिटल गुड्स भी आता होगा, कुछ ऐसे गुड्स भी आते होंगे जो आपके लिए यूजेबल हो। ठीक है बच्चों, सो अगर हम बात करें कोई भी कंज्यूमर है वो फूड पे अगर एक्सपेंडिचर कर रहा है सो उसमें हम यहाँ पे बच्चों कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में या फिर कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स में उसको देखते हैं। अब बच्चों यहाँ पे कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स जो है वो इक्वल होती है किसके, मतलब सेम है किसके, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के इक्वल ही है। अगर हम फूड और बेवरेज का देखें, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फूड और बेवरेज का देखें तो ये दोनों सेम होगी, एक्सेप्ट दैट इट डज नॉट इंक्लूड एल्कोहलिक बेवरेजेस एंड प्रिपेयर्ड मील, स्नैक्स, स्वीट एंड एक्सेट्रा। अब बच्चों जो कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स है वो किसके इक्वल है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के जो फूड और बेवरेजेज वो देता है उसके। बस इसमें क्या क्या इंक्लूड नहीं करना है, एल्कोहल बेवरेज है उसको इंक्लूड नहीं करना है,
प्रिपेयर्ड जो मील है जो आप स्विगी से या जोमेटो से मंगवाते हो ये नहीं इंक्लूड होगा, स्नैक्स इंक्लूड नहीं होगा बच्चों, स्वीट्स इंक्लूड नहीं होगा, बाकी दोनों का क्या है बच्चों सेम होगा। आगे देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट है हमारी होलसेल प्राइस इंडेक्स। इससे पहले हमने कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बारे में पूरा समझ लिया है, कौन किसको वेट देता है, कितना कितना वेटेज है बच्चों, ये हमने देख लिया। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स की। सो बच्चों, हम जो हाउस होल्ड में लेते हैं, हम जो हाउस होल्ड में रहते हैं वो कभी भी होलसेल से कभी कोई सामान नहीं लेते हैं। सिंपल सी बात है ना, हमें कोई प्रोडक्ट लेना है, सो क्या हम क्या होलसेल शॉप पे जाते हैं क्या? हम उनको कहते हैं कि होलसेल शॉप वालों को कि भैया हमें 1 या 2 साबुन दे दो या फिर हमें 1 या 2 जोड़ी कपड़े के दे दो। नहीं होता है ना, होलसेल में तो बहुत बल्क में क्या होता है बच्चों, जो है कोई भी प्रोडक्ट है वो परचेज और सेल होता है। सो मैम, ये जो होलसेल प्राइस जो है गुड्स की और सर्विसेज की, वो कितनी चेंज हुई है हमारे होलसेल लेवल पे। रिटेल लेवल पे थोड़ी प्राइस ज़्यादा हो जाती है बच्चों, होलसेल लेवल पे थोड़ी सी गुड्स की प्राइस थोड़ी कम होती है। सो अगर हम बात करें, दी होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर इंडिकेट द चेंज इन अ जर्नल प्राइस लेवल। जो जर्नल प्राइस लेवल है बच्चों, उसमें कितना चेंज आया है वो हम किससे मेजर करते हैं बच्चों? होलसेल प्राइस इंडेक्स से मेजर करते हैं। इट डज नॉट इंक्लूड आइटम प्रिटेंडिंग टू सर्विस लाइक बार्बर चार्जेस, रिपेयरिंग एक्सेट्रा। अब बच्चों ये किसको इंक्लूड नहीं करता है? ये सर्विसेज को इंक्लूड नहीं करता है, जैसे कि जो बार्बर के चार्जेस हैं या रिपेयरिंग है, इसको इंक्लूड नहीं करता। The wholesale price index is now being prepared with the base year 2011 and 12 and the value is 100। अब बच्चों जनरली मोस्ट ऑफ द इंडेक्स की अगर हम बात करेंगे ना, उनका बेस ईयर अब 11th और 12th ही है। The value of the index of May 2017 was 112.8। अगर हम बच्चों 2017 की वैल्यू देखें इंडेक्स की, होलसेल प्राइस इंडेक्स की, सो हमें वैल्यू कितनी पता चलती है? 112.8 पता चलती है। The index use the price that are prevailing at the wholesale level. Only the price of a goods are included। अगर हम बात करें बच्चों, इस इंडेक्स से हमें क्या पता चलता है? यहाँ पे होलसेल लेवल में प्राइस में कितना चेंज हुआ है, और इसमें बच्चों हम कौन सी कमोडिटी लेंगे? हम सिर्फ गुड्स ही लेंगे, सर्विसेज इंक्लूड नहीं करेंगे। आगे हम देखते हैं बच्चों कौन कौन से मेन टाइप के हम होलसेल गुड्स देखते हैं, या फिर उनकी प्राइस में क्या चेंजेस हैं और उनका वेटेज कैसे असाइन करता है एनएसएस ही करता है। ठीक है, कैसे असाइन करेगा एनएसएस? अगर हम बात करें, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन 2016 और 17 का सोर्स है बच्चों हमारे पास। सो बच्चों यहाँ पे प्राइमरी आर्टिकल्स हो गए, फ्यूल एंड पावर हो गए, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स हो गए, ऑल कमोडिटी हैंडलिंग, इन्फ्लेशन और WPI फूड इंडेक्स, ये सब हमारे मेजर ग्रुप है बच्चों। इनके सब ग्रुप भी होते हैं, उनकी भी इंडेक्स बनती है, पर हम मेजर ग्रुप ही देख रहे हैं और इनका वेटेज कैसे असाइन होता है ये हमने देखा बच्चों। ये अपन जर्नली देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कौन कौन से मेन ग्रुप हैं। इनको आपको याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये बच्चों बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें, द डेटा आर होलसेल प्राइस इज अवेलेबल क्विकली। अगर हम बात करें कि अगर हमें सर्च करना है होलसेल प्राइस इंडेक्स में, हमें कोई डेटा निकालना है, कोई वेटेज निकालना है, कोई प्राइस निकालना है, वो इजीली हमें मिल जाएगा। वही बच्चों अगर हम रिटेल की बात करें ना, उसका इजीली नहीं मिलेगा, उसके लिए हमें बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी उस डेटा को निकालने के लिए। द ऑल कमोडिटी इन्फ्लेशन रेट इज ऑफ्टन रेफर्ड टू अ हेडलिंग इन्फ्लेशन। अब बच्चों अगर हम ऑल कमोडिटी इन्फ्लेशन रेट की बात करें, जो क्या बताता है बच्चों, यहाँ पे उसको हम हेडलाइन इन्फ्लेशन भी कहते हैं। हेडलाइन इन्फ्लेशन या फिर ऑल कमोडिटी इन्फ्लेशन रेट क्या बताती है? सिंपल है बच्चों, कोई भी प्रोडक्ट आप देख लो, जैसे सपोज दैट आप कोई भी 5 प्रोडक्ट को परचेज करते हो, ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4, 5, ठीक है। अब बच्चों अगर हम 2001 का डेटा लें और 2011 का डेटा लें, ठीक है, यहाँ पे 2001 और 11 की प्राइस लेंगे, कोई भी हमारे पास 5 प्रोडक्ट हैं, उस 5 प्रोडक्ट के लिए बच्चों आप 2001 में कितना पे कर रहे थे? मान लो प्रोडक्ट ए के लिए सेम क्वांटिटी रखनी है, क्वांटिटी में चेंज नहीं करना है, क्वांटिटी सेम रखनी है। मान लो कि प्रोडक्ट ए के लिए आप 2001 में 20 रुपीज़ पे कर रहे थे, वही बच्चों 2012-11 के लिए आप उसी सेम क्वांटिटी में बच्चों यहाँ पे मान लो कि 40 रुपीज़ पे कर रहे थे। बी के लिए बच्चों आप 30 रुपीज़ पे कर रहे थे, इसमें 50 कर रहे हो, यहाँ पे बच्चों 10 कर रहे थे, यहाँ पे 15 कर रहे हो, यहाँ पे बच्चों अगर हम बात करें तो यहाँ पे 20 कर रहे हो, यहाँ पे आपको
आप 30 कर रहे हो और यहीं पे बच्चों आप अगर मान लो कि 30 कर रहे हो और यहाँ पे 50 कर रहे हो, क्या देख रहे हैं मैम? हम देख रहे हैं मैम सेम क्वांटिटी में ही अगर हम 2001 की बात करें सो मैम हम इतने पैसे यहाँ पे पे कर रहे थे हमारे किसका, हमारी बास्केट ऑफ कमोडिटी का। वहीं बच्चों 2011 की बात करें सो मैम हम इतना सारा पे कर रहे थे, मतलब इनसे ज़्यादा ही है मैम, इनसे ज़्यादा ही है। और वहीं बच्चों ये क्या बता रहा है, ये इन्फ्लेशन की कंडीशन बता रहा है कि सेम क्वांटिटी पे हम पहले कितना पे कर रहे थे और अब कितना ज़्यादा पे कर रहे हैं। सिंपल है ना कि हमें पता चल रहा है कि भाई प्राइस कितनी इंक्रीज हो गई सेम क्वांटिटी की। और यही बच्चों हमें क्या बताता है, यही हेडलाइन इन्फ्लेशन को भी दिखाता है और इसको ऑल कमोडिटी इन्फ्लेशन रेट भी कहते हैं कि एक साथ सारी कमोडिटी की प्राइस में कितना इंक्रीज हुआ है हमें इससे ही पता चलता है। समथिंग द फोकस इज ऑन फूड आइटम विच कंप्राइज sometime the focus on a food item which comprise 24.23% of the total weight। अगर हम बात करें कभी कभी जो फूड पे जो बच्चों ज़्यादा एक्सपेंडिचर होते हैं या फिर यहाँ पे फूड पे कितना ज़्यादा वेट दिया जाता है, तो टोटल वेट का अगर हम बात करें तो यहाँ पे समटाइम 24.23 जो % है बच्चों यहाँ पे फूड आइटम पे ही क्या होता है, फूड आइटम का वेट देखने को मिलता है। वहीं बच्चों अगर हम देखें द फूड इंडेक्स इज मेड अप फॉर food article from the primary article group and food production from the manufactured food group। अगर हम बच्चों फूड इंडेक्स की बात करें, फूड इंडेक्स कैसे बनेगा, सिंपल सी बात है मैम, जो फूड आर्टिकल है, फूड आर्टिकल कहाँ से आएंगे, जो बच्चों प्राइमरी आर्टिकल ग्रुप से, प्राइमरी आर्टिकल ग्रुप यानी एग्रीकल्चर से, या फिर अगर हम बात कर रहे हैं जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है वहां से अगर कोई फूड बन रहा है सो मैम यहाँ पे वो इंक्लूड हो गए, प्राइमरी आर्टिकल ग्रुप हो गया। फूड प्रोडक्ट फ्रॉम द मैन्युफैक्चर्ड ग्रुप, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट ग्रुप, या फिर जो फूड प्रोडक्ट्स है बच्चों वो कहीं मैन्युफैक्चर होके फिर बन के आ रहे हैं उनको हम इंक्लूड करेंगे। ये हमारा हो गया फूड इंडेक्स के बारे में। अब बच्चों कोर इन्फ्लेशन की बात करें, कोर इन्फ्लेशन क्या बताता है कि भाई फूड को छोड़ के जो अदर आइटम्स हैं, जो हमारे कैपिटल गुड्स हैं या जो दूसरे गुड्स है बच्चों, जो फिजिकल गुड्स हैं, उन पे हमारा कितना एक्सपेंडिचर है, उसमें कितना इन्फ्लेशन हुआ है, ये हम देखते हैं। होलसेल प्राइस इंडेक्स इन अ मैन्युफैक्चर्ड गुड अदर देन फूड आर्टिकल, ठीक है, फूड आर्टिकल को इंक्लूड नहीं करना, सिर्फ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं उनको इंक्लूड करना है। एंड ऑल्सो एक्सक्लूड फ्यूल, ठीक है, फ्यूल और बच्चों यहाँ पे फूड को यहाँ पे क्या करना है, एक्सक्लूड करना है। और जो मैन्युफैक्चर्ड गुड है जैसे आपके शूज हो गए, क्लोथ हो गए, मशीनरीज हो गई, ये सारे बच्चों होलसेल में आएंगे। And for this they study core inflation which make up around 55% of the total weight of the wholesale price index। वहीं बच्चों यहाँ पे ये core inflation क्या बताता है, फूड और फ्यूल को छोड़ के जो आपके अदर है, अगर हम बात करें ये जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट है ना, ये लेना है, इसमें यहाँ पे फूड और फ्यूल को हटा देना है। और मैम जो यहाँ पे हम इससे जो इन्फ्लेशन निकालेंगे ये क्या हो गई, अगर हम इसके बारे में स्टडी करते हैं सो कोर इन्फ्लेशन के बारे में हम देख रहे हैं, ठीक है मैम। तो यहाँ पे अराउंड 55% हमें टोटल वेटेज देखने को मिलता है होलसेल प्राइस में कोर इन्फ्लेशन का। सो बच्चों यहाँ पे हमने जाना कि होलसेल प्राइस इंडेक्स में मैम हमने जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है जिसमें अगर हम टोटल कमोडिटी की बात करें सो ऑल कमोडिटी का इन्फ्लेशन रेट क्या होता है। इसके बाद में हमने बच्चों फूड आइटम्स के बारे में जाना जो जिसका टोटल वेटेज क्या है। इसके बाद में हमने कोर इन्फ्लेशन के बारे में जाना कि मैम कोर इन्फ्लेशन में हम किस किस को इंक्लूड करेंगे और इसका टोटल वेटेज क्या है। अब बच्चों आगे बात करते हैं इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ठीक है। हमने अब तक बच्चों जाना है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स के बारे में। अब बच्चों जानेंगे जो इंडेक्स है बच्चों इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का वो क्या है। सो मैम अगर हम बात करें सो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन सिंपल सी बात है, जब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो सकता है, फूड प्रोडक्शन हो सकता है, तो मैम इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को हम क्यों ना इंक्लूड करें। आखिर हमें भी तो पता चलना चाहिए कि अगर 2001 में हमारी कोई इंडस्ट्री है, 2001 में हमारी इंडस्ट्री में हमने यहाँ पे 30 टन का प्रोडक्शन किया है, वही बच्चों अगर हम 2011 की बात करें सो बच्चों वही इंक्रीज हो गया, मान लो कि 45 टन हो गया। या फिर अगर हमने जो प्रोडक्ट यहाँ पे प्रोड्यूस किए हैं उसकी प्राइस में चेंजेस हो गया, सो हमें कैसे पता चलेगा, वो हमें पता चलेगा मैम इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स से पता चलेगा।
Index of industrial production measure quantity with the effect from April 2017. The base year has been fixed at 2011 and 12 is 100. अब बच्चों अगर हम बात करें इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है वो किस में मेजर करता है, क्वांटिटी में मेजर करता है कि क्वांटिटी में कितना चेंजेस हुआ है। प्रोडक्शन क्वांटिटी में देखो यहाँ पे हमने क्या करा, प्रोडक्शन क्वांटिटी में ही तो चेंज हुआ है भाई। कोई भी इंडस्ट्री है, जैसे कि हम आयन इंडस्ट्री की बात कर लेते हैं तो 2001 में आयन इंडस्ट्री में 30 टन का क्या हुआ, प्रोडक्शन हुआ। वही मैम 2011 में आयन इंडस्ट्री में कितना प्रोडक्शन हुआ है, यहाँ पे इंडस्ट्री में यहाँ पे 45 टन का प्रोडक्शन हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्वांटिटी में चेंज हुआ है। अब बच्चों यहाँ पे इफेक्ट कब से हो रहा है, ये यहाँ पे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जो है इंडेक्स इफेक्टिव हुआ है मैम अप्रैल 2017 से इफेक्टिव हुआ है, और इसका भी बेस ईयर क्या है 2011 और 12 है। Fast changing in the base year is that every year a large number of items either stop being manufactured or become inconsequential, while many other new items start getting manufactured. अब बच्चों आप कहोगे कि मैम अगर हमें 2022 का अगर हमें इंडेक्स नंबर निकालना है, सो हमारा बेस ईयर हमने 2011 और 12 क्यों लिया, हम यहाँ पे 2020 क्यों नहीं ले सकते, या फिर हम यहाँ पे 2018 क्यों नहीं ले सकते, या फिर हम यहाँ पे 2005 क्यों नहीं ले सकते, क्यों हम मैम यहाँ पे 2011 और 12 ही लिया। ये इसलिए बच्चों क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर हमें जिस भी कमोडिटी की या जो भी हमें इंडेक्स नंबर निकालना है, अगर हमारा जो टाइम पीरियड है या बेस ईयर करंट ईयर से अगर बहुत ज़्यादा दूर चला गया, सपोज दैट कि हमें 2022 में बच्चों कोई भी इंडेक्स नंबर निकालना है और हम यहाँ पे बेस ईयर ले रहे हैं 2005, सो बच्चों ऐसे बहुत सारे आइटम होंगे जो 2020 तक जो 2005 में बने होंगे और 2020 तक बच्चों वो क्या हो गए, गायब हो गए होंगे। ठीक है, वो बचे ही नहीं होंगे। इसके अलावा बच्चों जो हमारे गुड्स जो 2022 में बने हैं वो क्या पता 2005 में बने ही ना हो, सो हम उनकी जो है इंडेक्स प्राइस कैसे निकालेंगे। इसलिए मैम कभी भी जब भी हम इंडेक्स प्राइस लेते हैं उसका जो बेस ईयर जो डिसाइड होता है वो ना तो ज़्यादा दूर होता है, यानी बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए भी नहीं होता और बहुत ज़्यादा शॉर्ट टर्म भी नहीं होता है। अगर शॉर्ट टर्म होगा तो कंपेरिजन सही ढंग से नहीं हो पाएगा। इसीलिए बच्चों यहाँ पे इसीलिए क्या लिया जाता है, यहाँ पे हम एवरी ईयर यहाँ पे क्यों नहीं, अगर हम बात करें बेस ईयर क्यों नहीं चेंज करते हैं। अगर फास्ट चेंज करेंगे तो बच्चों जो हमारा जो अगर हम बात करें यहाँ पे कंपैरिजन होगा वो सही तरीके से नहीं होगा, क्योंकि मैं अगर हम बहुत फास्ट चेंज कर रहे हैं तो कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो क्या होंगे, जो मैन्युफैक्चर्ड ही नहीं हुए। ठीक है, जैसे कोई मशीनरी है जो बच्चों 2 साल से मैन्युफैक्चर हो रही है, तो बच्चों वहाँ पे वो मशीन बनी नहीं है, सो हम उसका कंपैरिजन कैसे करें। अगर हम हर 2 साल में बेस ईयर चेंज करेंगे सो बच्चों वो तो इंक्लूड ही नहीं होगी, और बच्चों ऐसा करना एक तरह से क्या है, हम सही से कंपेयर भी नहीं कर पाएंगे। यही बच्चों इसमें लिखा हुआ है। आगे हम देखेंगे बच्चों इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट इंडेक्स जो है वो कैसे कैलकुलेट होती है। सो बच्चों इसके कैलकुलेट करने का हमारा फॉर्मूला क्या है, IIPO इंडेक्स प्राइस, इंडेक्स इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन प्राइस। सो बच्चों सॉरी प्रोडक्शन, तो ऐसे इंक्लूड करेंगे सिग्मा, ऐसे कैलकुलेट करेंगे सिग्मा NI इक्वल टू 1 Q1 I WI डिवाइडेड बाय सिग्मा NI इक्वल टू 1 एंड WI। अब बच्चों सिग्मा NI इक्वल टू 1 जो हमें क्या बताता है, यहाँ पे बता रहा है मैम कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, और बच्चों यहाँ पे उसका रिलेटिव मेजर क्या है। Q1 आपको बताइए Q1 मतलब क्या है, जो क्वांटिटी है करंट ईयर की, ये क्वांटिटी बता रहा है कमोडिटी की। W हमारा वेटेज दे रहा है, ठीक है, यहाँ पे सेम है। सो यहाँ पे IIPO1 क्या बता रहा है बच्चों, इंडेक्स को बता रहा है। Q1I क्या बता रहा है, क्वांटिटी रिलेटिव फॉर ईयर 1 विद द ईयर 0 एज द बेस ऑफ गुड I। ठीक है, गुड्स I यहाँ पे ये बता रहा है बच्चों जो क्वांटिटी, जो रिलेटिव क्वांटिटी है बच्चों हमारा जो फर्स्ट ईयर है और जो बेस ईयर है उसके बीच का। W बता रहा है बच्चों वेट जो है अलोकेट हुआ है जो गुड्स आई यानी हमारी जो कमोडिटी है, कोई आइटम है, उसको हमने I से डिनोट किया है। सो मैम यहाँ पे जो वेट अलोकेट हुआ है इसको बता रहे हैं। देयर आर N गुड इन द प्रोडक्शन इंडेक्स। ठीक है, और यहाँ पे N क्या बता रहा है, यहाँ पे प्रोडक्शन इंडेक्स में N यहाँ पे नंबर ऑफ गुड्स को बता रहा है। ठीक है बच्चों, सो यहाँ पे इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन।
This index available for level of industrial sector and subsectors. This mean branches for mining, manufacturing and electricity. अब बच्चों द मेन ब्रांचेस अगर हम बात करें बच्चों, सो ये वाला जो इंडेक्स अवेलेबल है बच्चों वो इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए है, इंडस्ट्रियल सेक्टर और सब सेक्टर जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होगी, ध्यान रखना जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है जो हमारा क्या होता है इंडस्ट्रियल सेक्टर और सब सेक्टर में हम यूज करेंगे इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। अब बच्चों अगर हम मेन ब्रांच की बात करें जैसे माइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग हो गई और इलेक्ट्रिसिटी हो गई, इसमें भी हम इसी का यूज करेंगे। समटाइम द फोकस ऑन व्हाट आर कॉल्ड कोर इंडस्ट्री, नेमली कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। वही बच्चों अगर हम समटाइम अगर फोकस करते हैं तो ये इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्ट है प्रोडक्शन इंडेक्स है वो समटाइम जो है कोर इंडस्ट्रीज जो है जो कि हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि कोल हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स हो गए, फर्टिलाइजर हो गया, स्टील हो गया, सीमेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इनका भी यहाँ पे क्या बताता है बच्चों इंडेक्स नंबर निकालता है। आगे हम देखेंगे बच्चों 8 कोर इंडस्ट्रीज बच्चों यहाँ पे दी हुई है और उनका वेटेज जो है बच्चों यहाँ पे लगभग 40.24% है, जो कि हम अगर देखें तो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में दिया हुआ है। जैसे अगर हम बात करें माइनिंग हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, इलेक्ट्रिसिटी और जर्नल इंडेक्स हो गया। सो मैम यहाँ पे डिफरेंट वेट गिवन है। जैसे माइनिंग का जो वेट है वो गिवन है यहाँ पे 14.4, मैन्युफैक्चरिंग का वेट है बच्चों 77.6, इलेक्ट्रिसिटी का गिवन है 8 एंड जर्नल इंडेक्स यानी इन सब का होगा 100। ठीक है बच्चों, अब ये जो सोर्स है हमें कहाँ से मिल रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक और प्रोग्राम इम्प्लीमेंशन 2016 और 17 का डेटा हमें दिया हुआ है। 8 कोर इंडस्ट्री है, ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में। अब तक हमने क्या देखा था, अब तक हमने कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स देख लिया, हमने होलसेल प्राइस इंडेक्स, हमने इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन देख लिया। अब बच्चों बात करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। किसी भी कंट्री में जो ह्यूमन डेवलपमेंट के जो इंडिकेटर्स है बच्चों उसको जो इंडेक्स रिप्रेजेंट करता है वही क्या है बच्चों ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अब बच्चों ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में वैसे तो आप जब क्लास 12th में आओगे जो पढ़ोगे या फिर जब आपने इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ा होगा उसमें आपको पता होगा कि ह्यूमन डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं। अगर हम बात करें सो मैम यहाँ पे इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट हो गया, मटरनल मोर्टिलिटी रेट हो गया, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट हो गया, इसके अलावा बच्चों ड्रिंकिंग वाटर हो गया, सैनिटाइजेशन हो गया, इसके अलावा लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट हो गया। ये सारे बच्चों ये इंडिकेटर क्या है ह्यूमन डेवलपमेंट को रिप्रेजेंट करता है। वही बच्चों ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या बताता है, किसी भी कंट्री में जो ह्यूमन डेवलपमेंट के जो इंडिकेटर्स है बच्चों वो किस तरह से प्रेजेंट हो रहे हैं, किस तरह से उनका डेवलपमेंट हो रहा है, किस तरह से उनकी पोजीशन है, अच्छी है बुरी है, ये हमें रिप्रेजेंट करता है। द प्रोसेस ऑफ इनलार्जिंग पीपल फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटीज एंड इम्प्रूविंग देयर वेलबींग। अब बच्चों ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, ये बच्चों इनलार्जिंग पीपल जो कि हमारी इकोनॉमी के जो पीपल है उनकी जो फ्रीडम है बच्चों, फ्रीडम और अपॉर्चुनिटी और बच्चों उनकी वेलबींग में कितना इंप्रूवमेंट आ रहा है इसको रिप्रेजेंट करता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इज अबाउट द रियल फ्रीडम। ऑर्डिनरी पीपल हैव टू डिसाइड who to be and what to do and how to live। वही बच्चों ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है ह्यूमन डेवलपमेंट है वो क्या बताता है, एक रियल फ्रीडम को बताता है। ऑर्डिनरी पीपल जो आम लोग हैं उनकी रियल फ्रीडम को बताता है, जहां वो डिसाइड कर सकते हैं बच्चों हु टू बी उनको क्या बनना है, व्हाट टू डू उनको क्या करना है, एंड हाउ टू लिव यानी कैसे जीना है। ये बच्चों ह्यूमन डेवलपमेंट यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। द ह्यूमन डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट वाज डेवलप्ड बाय द इकोनॉमिस्ट महबूब उल हक ने। यहाँ पे बच्चों ह्यूमन डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट था 1990s में जो हुआ था डेवलप, यहाँ पे किसने इसको डेवलप किया था, यहाँ पे इकोनॉमिस्ट थे हमारे महबूब उल हक ने यहाँ पे इसको बच्चों डेवलप किया था। रिपोर्ट पब्लिश बाय द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP। ठीक है बच्चों, और ये रिपोर्ट जो है पब्लिश कब होती है, किसके द्वारा होती है, सो यहाँ पे UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा ये यहाँ पे क्या होती है, पब्लिश होती है। अब बच्चों आपके लिए एक क्वेश्चन है कि इंडिया में अगर हम 2020 का डेटा देखें, अगर हम ईयर 2020 में देखें सो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में
इंडिया जो है बच्चों 2020 में कौन सी रैंक पे? यस, इसमें रैंक डिसाइड होती है बच्चों, इंडिकेटर्स मैंने आपको बता दिया, रैंक डिसाइड होती है। तो आप मुझे बच्चों कमेंट करके बताना कि जो हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है, जो यहाँ पे रिपोर्ट पब्लिश करता है यूएनडीपी, सो इंडिया की रैंक उसमें क्या है, कमेंट करके जरूर बताना। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब जानते हैं सेंसेक्स के बारे में। मैं भी बहुत सारे बच्चों ने इसके बारे में सुना होगा, और अगर नहीं सुना है तो बच्चों इसको समझ ले यहाँ से। सो बच्चों सेंसेक्स क्या करता है, अगर हम बात करें, सेंसेक्स इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सेंसिटिव इंडेक्स विद 90, 78 एंड 79 एज बेस। अगर हम बात करें बच्चों, सेंसेक्स जो है शॉर्ट फॉर्म है किसकी? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की है, जो एक तरह से क्या बताता है, सेंसिटिव इंडेक्स को बताता है। ठीक है, वो जो सेंसिटिव इंडेक्स है, यानी शेयर मार्केट में भी आपने सुना होगा, शेयर मार्केट में शेयर की जो प्राइस है उसमें किस तरह से फ्लक्चुएशंस होते हैं, वो बच्चों कौन सा इंडेक्स है? हमारा सेंसिटिव इंडेक्स है। अब बच्चों ये किसका इंडेक्स है? अगर हम बात करें तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है मैम मुंबई में, उसके बारे में ये बताता है। इसका जो बेस ईयर है बच्चों वो है 78 एंड 79। It is the benchmark index for the Indian stock market। अब बच्चों ये क्या है? ये बेंचमार्क है किसके लिए? इंडियन स्टॉक मार्केट जो है ना, हमारा इंडियन स्टॉक एक्सचेंज मार्केट जो है उसका बेंचमार्क इंडेक्स है। It consists of 30 stock which represent 13 sector of the economy, and the companies listed are leaders in their respective industry। अब बच्चों इसमें जो स्टॉक जो लिस्ट होते हैं वो कितने हैं? नंबर ऑफ स्टॉक्स होते हैं बच्चों, 30 कंपनी के स्टॉक्स यहाँ पे लिस्ट होते हैं। और बच्चों यहाँ पे ये रिप्रेजेंट किसको करते हैं? ये रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों हमारी इकोनॉमी के 13 सेक्टर को यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। और बच्चों ये जो कंपनी लिस्टेड होती है, ये क्या होती है? अपनी इंडस्ट्रीज की क्या होती है बच्चों? लीडर्स होती हैं, जिनको यहाँ पे लिस्टेड होती है। ये चेंज होता रहता है बच्चों, जिस कंपनी के शेयर्स अगर ज़्यादा ही अप चले जाते हैं तो वो लिस्टेड हो जाते हैं, जिन कंपनी के शेयर नीचे चले जाते हैं तो वो इससे बाहर हो जाते हैं। इसमें चेंजेस होता रहता है। It is the Sensex. If the Sensex rise, it indicates the market is doing well and investor accept better earning from companies। अगर बच्चों सेंसेक्स राइज होता है, जैसे कि हम देखते हैं मार्केट में कि अगर हमारा सेंसेक्स राइज हुआ तो मतलब क्या है कि वो जो शेयर्स जो हैं, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जो कंपनी ने रजिस्टर कर रखे हैं या लिस्टेड हैं, उन शेयर की प्राइस क्या हो रही है बच्चों? इंक्रीज हो रही है। और मार्केट क्या जा रहा है? अप जा रहा है। मार्केट बहुत अच्छे से काम कर रहा है। ठीक है, इन्वेस्टर एक्सेप्ट बेटर अर्निंग फॉर कंपनीज। ठीक है, और इन्वेस्टर यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ पे जो कंपनी की जो अर्निंग है बच्चों वो बहुत अच्छे से होगी। ठीक है, जो इन्वेस्टर है, जैसे सपोज दैट कोई भी कंपनी है, जैसे रिलायंस की बात कर लेते हैं। सो रिलायंस के मैंने शेयर परचेज किए सपोज दैट। अब बच्चों रिलायंस की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, उसकी जो सेंसेक्स है वो हाई हो रहा है, तो उससे उसकी शेयर की वैल्यू इंक्रीज हो गई। और यहाँ पे जब शेयर की वैल्यू इंक्रीज हुई तो मैंने जितना इन्वेस्ट किया था, सो मेरा यहाँ पे बच्चों क्या हुआ? इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज हो गया, उसकी वैल्यू भी इंक्रीज हो गई, अब मुझे ज्यादा रिटर्न मिलेगा। ठीक है बच्चों, सो यहाँ पे यही एक्सपेक्टेशंस होती है। इट ऑल्सो इंडिकेट्स अ ग्रोइंग कॉन्फिडेंस इन ऑफ द इन्वेस्टर इन द बेसिक हेल्थ ऑफ अ इकोनॉमी। और बच्चों ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है ग्रोइंग कॉन्फिडेंस, इंडिकेट करता है इन्वेस्टर में इसकी बेसिक हेल्थ, जो इकोनॉमी की बेसिक हेल्थ है उसको इंडिकेट करता है यहाँ पे कि हाँ इन्वेस्टर जो है यहाँ पे बहुत अच्छे से इन्वेस्ट कर रहे हैं, या फिर मार्केट बहुत अच्छे से यहाँ पे बच्चों ग्रो हो रहा है। अगर बच्चों यही अगर हम बात करें, सेंसेक्स अगर नीचे जा रहा है तो यहाँ पे क्या होगा? मार्केट अच्छे तरह से काम नहीं कर रहा है, मार्केट जो है अच्छी कंडीशन में नहीं। सो बच्चों जाना हमने सेंसेक्स के बारे में। अब बच्चों अगर हम इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट करते हैं, सो उसमें कौन कौन से इश्यूज हैं जो हमें फेस करने पड़ते हैं। सो यहाँ पे देख लेते हैं इशू इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इंडेक्स नंबर। सो अगर हम बात करें मैम, नीड टू बी क्लियर अबाउट द पर्पज ऑफ द इंडेक्स, कैलकुलेशन ऑफ द वॉल्यूम इंडेक्स विल बी इनएप्रोप्रिएट व्हेन वन नीड अ वैल्यू इंडेक्स। अगर हम बात करें मैम, जब भी हमें इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट करना है कि हमें कौन कौन से आइटम इंक्लूड करने हैं, सो मैम हम उन आइटम्स को इंक्लूड करेंगे या उन वॉल्यूम्स को लेंगे जो मैम एक दूसरे पे इम्पैक्ट डाल रही है। अब बच्चों कभी ऐसा होगा कि भाई कोई ऐसे हम आइटम ले लें जिससे एक की प्राइस में चेंज हो रहा है और दूसरे पे कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा है, सो मैम ऐसे इंडेक्स नंबर या ऐसे आइटम को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, सपोज दैट कि शेयर में चेंजेस हो रहा है, शेयर प्राइजेस में चेंजेस हो रहा है। अब बच्चों शेयर प्राइस में चेंज हो रहा है, और बच्चों अगर हम लेबर की बात करें, जो हमारा लेबर है,
अब बच्चों उससे और शेयर प्राइस की जो शेयर्स की जो प्राइस है उसमें कोई भी कोरिलेशन नहीं है। सो यहाँ पे अगर शेयर प्राइस में चेंजेस भी होता है तो लेबर की अर्निंग या फिर लेबर की जो वेजेस है उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। सो मैम यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जो इंडेक्स हम बनाएंगे, सो मैम यहाँ पे जो वॉल्यूम इंडेक्स हम लेंगे वो इनएप्रोप्रिएट नहीं होनी चाहिए, ठीक है, हमें सेम वैल्यूज लेनी चाहिए। द आइटम आर नॉट इक्वली इंपॉर्टेंट for different group of consumer when the consumer price index is constructed। अब बच्चों जो हम ग्रुप लेंगे उसके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट होना चाहिए। आइटम इज नॉट इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर डिफरेंट ग्रुप ऑफ कंज्यूमर, ठीक है, अलग अलग जो ग्रुप ऑफ कंज्यूमर है बच्चों जो हम आइटम लेंगे उनके लिए वो इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं होगा। सपोज दैट मेरे लिए कोई और आइटम इंपॉर्टेंट है, किसी और के लिए जो है कोई और आइटम इंपॉर्टेंट है, तो हमें कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बनाते हुए ये ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। आइटम टू बी इंक्लूडेड इन एनी इंडेक्स हैव टू बी सेलेक्टेड केयरफुली टू बी अ रिप्रेजेंटेटिव एज पॉसिबल। अब बच्चों जब भी हम कोई भी इंडेक्स बना रहे हैं उसके लिए जो आइटम को सेलेक्ट कर रहे हैं, सो हमें बहुत क्लियरली यहाँ पे बहुत केयरफुली उनको सेलेक्ट करना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि जिससे कि ऑल जो पॉपुलेशन है वो कवर हो। ऐसा नहीं है कि मैम 50% ही पॉपुलेशन कवर हो रही है और हमने एक इंडेक्स नंबर निकाल दिया, नहीं, ऐसे जर्नल आइटम्स लेने चाहिए जिससे कि ऑल पॉपुलेशन जो है वो कवर हो। Only then you will get a meaningful picture of the changes। और बच्चों ऐसा करने से ही हमें क्या होगी, एक मीनिंगफुल पिक्चर रिप्रेजेंट हो पाएगी। आगे देखते हैं बच्चों, एवरी इंडेक्स शुड हैव अ बेस ईयर, द बेस ईयर शुड बी अ नॉर्मल एज पॉसिबल। अगर हम बात करें मैम तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि कोई भी अगर हम इंडेक्स नंबर निकालते हैं किसी भी आइटम का अगर इंडेक्स देखते हैं, चाहे वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हो गया या फिर होलसेल प्राइस इंडेक्स हो गया या फिर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट इंडेक्स हो गया, उन सब में हमने बेस ईयर दिया। सो मैम हमें बेस ईयर जो चूज करना है वो अगर हो सके तो नॉर्मल, अगर पॉसिबल हो सके तो हमें नॉर्मल ही चूज करना है। ऐसा नहीं कि कोई ऐसा ईयर ले लिया जिसमें इमरजेंसी होगी या फिर हमारी कंट्री में या फिर इकोनॉमी में कुछ बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स आए हैं, उस ईयर को नहीं लेना है बच्चों, एक नॉर्मल जो ईयर है वही लेना है। ईयर हैविंग एक्सट्रीम वैल्यू शुड नॉट बी सेलेक्टेड एज बेस ईयर। अगर किसी ईयर में बच्चों अगर हम बात करें कि एक्सट्रीम वैल्यू है, सो उस ईयर को हमें यहाँ पे इंक्लूड नहीं करना है। द पीरियड शुड ऑल्सो नॉट बिलोंग टू फार ऑफ द पास्ट। अगर हम बात करें बच्चों जनरली जो बेस ईयर लिया जाता है बच्चों उसमें ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर हम बात करें, अगर हम 2020 का अगर हमें वैल्यू निकालनी है, सो मैम इसके लिए हम कौन सा बेस ईयर यूज़ करते हैं, हम 2012 का यूज़ करते हैं जो कि हमारा क्या है, फेयर बेस ईयर है। यहाँ पे कितने टाइम का गैप हो गया, 10 ईयर का गैप हो गया जो कि चलता है। अगर मैम हम बहुत ज़्यादा फार ले लेते हैं, सपोज दैट कि हमें 2012 हमारा बेस ईयर है, अब बच्चों पास्ट बेस ईयर था हमारा 1960। सो बच्चों अगर यहाँ पे हम देखें, अगर हमें 2012 का हमें निकालना है, कोई भी आइटम है उसका हमें यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू निकालनी है और उसका हमने बेस ईयर ले लिया 1960। सो बच्चों यहाँ पे इसके और इसके आइटम्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाएंगे। बहुत सारे आइटम हैं जो 1960 में थे वो 2012 में नहीं होंगे और जो 2012 में थे वो 1960 में नहीं होंगे। सो मैम हमें बहुत ज़्यादा फार भी हमें बेस ईयर नहीं यहाँ पे डिसाइड करना है, ठीक है बच्चों। वहीं अगर हम बात करें, another issue is that choice of a formula which depend on the nature of the question to be studied। अब बच्चों जैसा क्वेश्चन होगा, जैसे क्वेश्चन का नेचर होगा, उस नेचर के अकॉर्डिंग ही हमें क्या करना है, फॉर्मूले को चूज करना है कि भाई कौन सा फॉर्मूला लगा के हमें यहाँ पे इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करना है। द ओनली डिफरेंस बिटवीन द लेस्पियर इंडेक्स एंड द पास्चे इंडेक्स इज द वेट यूज ऑफ दिस फॉर्मूला। अगर हम बच्चों पास्चे और यहाँ पे हम लेस्पियर इंडेक्स को देखें, सो हमने जब लेस्पियर इंडेक्स को कैलकुलेट किया था, सो मैम हमने जो क्वांटिटी ली थी वो बेस ईयर की ली थी। वही मैम अगर हम पास्चे की इंडेक्स को देखें, सो पास्चे ने जब इंडेक्स प्राइस दी थी, सो उसमें जो भी क्वांटिटी ली थी वो करंट प्राइस की ली थी। सो इनको भी हमें ध्यान से देखना है। Besides, there are many sources of data with different degree of reliability. Data is poor reliable will give misleading result। अब हमें देखना है बच्चों जो हमारे सोर्स है, जो सोर्स ऑफ डेटा है
उसमें बच्चों जो डिफरेंट ऑफ डिग्री ऑफ रिलायबिलिटी है, यानी जो रिलायबल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो कम रिलायबल है या पुअर रिलायबिलिटी उसमें देखने को मिलती है। अगर पुअर रिलायबल है तो बच्चों वो मिसलीडिंग रिजल्ट देंगे हमें। Hence, due care should be taken in the collection of the data. If primary data are not being used, then the most reliable source of secondary data should be chosen. अगर हम बात करें बच्चों, अगर हमें जो हमारे कलेक्शन ऑफ डेटा है वो प्राइमरी डेटा से ही लेना, इफ प्राइमरी डेटा इज नॉट बीइंग यूज्ड, ठीक है, सबसे पहले तो ये चूज करना कि प्राइमरी डेटा ही होना चाहिए। अगर प्राइमरी डेटा नहीं है तो बच्चों जो रिलायबल सोर्स है, मोस्ट रिलायबल सोर्स है, उसी से हमें सेकेंडरी डेटा को यहाँ पे चूज करना है। पर हमारी पहली जो प्रेफरेंस होगी वो प्राइमरी डेटा पे होगा, ठीक है, कलेक्शन ऑफ डेटा हमारा प्राइमरी होगा। अगर प्राइमरी डेटा नहीं मिल रहा है तो बच्चों जो रिलायबल सोर्स है, जो मोस्ट रिलायबल सोर्स है, उसी से हमें क्या लेना है, डेटा का चूज करना है। अब बच्चों अगर हम बात करें, हमने देखा मैम कि हमें कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर देखा कि कौन कौन से हमें इश्यूज या कौन कौन सी चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए जब भी हम इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। अब बच्चों अगर हम बात कर रहे हैं इंडेक्स नंबर इन इकोनॉमिक्स की, सो मैम इकोनॉमिक्स में जो हमारे इंडेक्स हैं वो कौन कौन से यूज आते हैं। सो कंज्यूमर इंडेक्स नंबर CPI और कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर आर हेल्पफुल इन अ वेज नेगोशिएशन, फॉर्मुलेशन ऑफ इनकम पॉलिसी, प्राइस पॉलिसी, रेंट कंट्रोल, टैक्सेशन एंड जर्नल इकोनॉमिक पॉलिसी फॉर्मूला। अगर हम बात करें मैम, ये सारे जो इंडेक्स नंबर हैं वो किस किस में यूज आते हैं, हमारी इकोनॉमी के लिए किस तरह से यूज है। सो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे मैम किसकी, हम सबसे पहले बात करते हैं हमारे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की। सो हमारा जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है बच्चों, यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है, जो हमारा कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स भी है बच्चों, ये हेल्पफुल है बच्चों जो वेज का नेगोशिएशन है उनको करने में, यानी वेज की जो प्राइस है वो डिसाइड करता है। फॉर्मुलेशन ऑफ इनकम पॉलिसी, जो बच्चों इनकम पॉलिसी उसके फॉर्मुलेशन के लिए हेल्पफुल होता है। प्राइस पॉलिसी है, उसको प्राइस पॉलिसी को यहाँ पे बच्चों मेंटेन करने के लिए या प्राइस पॉलिसी के लिए हेल्पफुल होता है। रेंट कंट्रोल के लिए यूज होता है। टैक्सेशन और जर्नल इकोनॉमिक पॉलिसी फॉर्मुलेशन के लिए या फ्रेमवर्क के लिए बच्चों हमें किसकी जरूरत होती है, कंज्यूमर इंडेक्स प्राइस की जरूरत होती है, ठीक है। वहीं बच्चों अगर हम देखें होलसेल प्राइस इंडेक्स, ये ध्यान रखना कि कौन से इंडेक्स का इकोनॉमी में क्या यूज है, ठीक है बच्चों। अब बात कर लेते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स की। सो मैम यहाँ पे अगर हम देखें, एलिमिनेटेड the effect of change in price on aggregates such as national income, capital formation and etc. अगर हम बात करें होलसेल प्राइस इंडेक्स का यूज कहाँ आता है मैम, अगर हमें नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना है, जो कि आप क्लास 12 में करोगे कैसे नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना है, सो मैम उसमें यूजफुल होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स। इसके अलावा मैम कैपिटल फॉर्मेशन के लिए यूजफुल होता है, या फिर जो नेशन में जो यूज होता है, जो भी नेशनल लेवल पे या जो मैक्रो लेवल पे जो भी चीज़ें हमें करनी है वो हम कैसे निकालते हैं मैम, यहाँ पे होलसेल प्राइस इंडेक्स से हमें पता चलती है। नेक्स्ट है बच्चों, दी WPI इज वाइडली यूज टू द मेजर ऑफ रेट ऑफ इन्फ्लेशन। और बच्चों अगर हम रेट ऑफ इन्फ्लेशन को चेक करना है, सो किससे चेक करेंगे हम, होलसेल प्राइस इंडेक्स से ही वाइडली यूज होता है। एक्चुअली होलसेल प्राइस इंडेक्स ही वाइडली यूज होता है इन्फ्लेशन की रेट के लिए। इन्फ्लेशन इज अ जर्नल एंड अ कंटिन्यू इंक्रीजिंग इन द प्राइस। अब बच्चों अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें, जनरली इन्फ्लेशन क्या होता है, जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होती है वैसे वैसे इन्फ्लेशन भी क्या होता है बच्चों, इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। इफ इन्फ्लेशन बिकम सफिशिएंट लार्ज, मनी मे लूज इट्स ट्रेडिशनल फंक्शन एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड एज अ यूनिट ऑफ अकाउंट। अगर बच्चों अगर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बहुत जो है लार्ज लेवल पे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो उस टाइम क्या होगा, जो मनी की जो वैल्यू है बच्चों वो क्या होगी, यहाँ पे कम हो जाएगी। वैल्यू ऑफ मनी इज लूज देयर वैल्यू एंड जो ट्रेडिशनल फंक्शन है मनी का वो हट जाएगा, जो मनी ऑफ एक्सचेंज है वो क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा। सिंपल सी बात है। सपोज दैट बच्चों कि आपको क्या हुआ है, आपको सपोज दैट कि मम्मी अभी 100 रुपीज़ दे रही है। सपोज दैट मम्मी आपको क्या दे रही है बच्चों, 100 रुपीज़ दे रही है। उस 100 रुपीज़ से बच्चों सपोज दैट आप क्या कर रहे हो, एक चॉकलेट परचेज कर रहे हो, एक चॉकलेट आप परचेज कर रहे हो, डेली आपको 100 रुपीज़ मिलते हैं, आप 100 रुपीज़ से डेली चॉकलेट परचेज कर रहे हो। अब बच्चों आपकी जो है यहाँ पे जो है पॉकेट मनी बढ़ा दी, अब आपको 1000 रुपीज़ जो है वो दे दिए मम्मी ने।
1000 रुपीज़ दे दिए, ठीक है। अब बच्चों आप क्या करोगे, डिमांड भी तो ज़्यादा करोगे। पहले आप एक चॉकलेट की डिमांड करते थे, अब आप मे बी 5 चॉकलेट की डिमांड करने लग जाओगे। जनरल है, जब हमारे पास पैसा ज़्यादा आता है तो हम ज़्यादा चीज़ें परचेज करते हैं। ऐसे बच्चों जब अगर हम इकोनॉमी में ज़्यादा पैसा आएगा, इकोनॉमी में अगर सप्लाई ज़्यादा होने लग गई पैसे की, तो उस टाइम क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा आ जाएगा और लोग क्या करेंगे, एक साथ डिमांड करेंगे, उसी को हम एग्रीगेट डिमांड कहेंगे। अब बच्चों जितनी एग्रीगेट डिमांड हो रही है प्रोडक्ट्स की, अब यहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई उसके इक्वल में क्या है, कम है। एग्रीगेट सप्लाई कम है और एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है। सो मैम इस सिचुएशन में क्या होगा, जो भी प्रोडक्ट है उसकी प्राइस क्या हो जाएगी मैम, इंक्रीज हो जाएगी। जो प्राइस है उसकी इंक्रीज हो जाएगी। अब जब प्राइस इंक्रीज हो रही है, ठीक है, सपोज दैट कोई गुड है, कोई भी प्रोडक्ट है, उसके लिए आप पहले 10 रुपए में उसको परचेज कर रहे थे, अब बच्चों उसी गुड्स को अब आप 100 रुपीज़ में परचेज कर रहे हो। सो क्या हो रहा है, उस प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज हो गई, यानी हम कहेंगे यहाँ पे क्या होगा, महंगाई हो गई है, इन्फ्लेशन हो चुका है, ठीक है। सो यहाँ पे बच्चों जब इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो वैल्यू ऑफ मनी क्या हो जाती है, अपना जो फंक्शन है वो यहाँ पे लूज कर देती है। इट्स प्राइमरी इम्पैक्ट लाई ऑन अ लोअरिंग द वैल्यू ऑफ अ मनी। और बच्चों इससे इम्पैक्ट क्या होगा, यहाँ पे जो वैल्यू ऑफ मनी है वो क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। अब बच्चों अगर हम बात करें वीकली इन्फ्लेशन रेट जो है वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो उसका फॉर्मूला दिया हुआ है। सो XT माइनस 1 अपॉन में XT माइनस 1 मल्टीप्लाई 100। XT and XT माइनस 1 refers to the WIP for the 10th and T माइनस 1 वीक, ठीक है। सो यहाँ पे मैम अगर हम बात करें, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अगर हम WPI की बात करें, सो XT माइनस 1 जो है इसे रिप्रेजेंट करा है। तो XT और XT1 क्या रेफर कर रहा है, WPI जो है मैम वो जो ये वैल्यू है, जो कि प्राइस की जो वैल्यू है, जो भी गुड्स है उसकी जो वैल्यू है, और मैम इसमें कितना चेंजेस हो रहा है वीकली, इसके बारे में रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है बच्चों। अगर हम बात करें इसके अलावा, CPI आर यूज टू कैलकुलेटिंग द परचेजिंग पावर ऑफ अ मनी एंड रियल वेज। वही बच्चों जो हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो यूज होता है बच्चों किस में, जो कैलकुलेट करने में यूज होता है परचेजिंग पावर ऑफ मनी, ठीक है। यहाँ पे लोगों की परचेजिंग पावर ऑफ मनी क्या है, ठीक है, और जो रियल वेज है उसको रिप्रेजेंट करता है। कैसे रिप्रेजेंट करता है, अब आप कहोगे कैसे, सपोज दैट कोई वर्कर है बच्चों, कोई वर्कर है, अगर हम बात करें 2001 की, सो उस वर्कर की जो सैलरी है 2001 में कितनी थी, 1000 थी, वेज जो था 1000 था। वही बच्चों 2005 में उस वर्कर की जो सैलरी या वेज है वो कितना हो गया, 5000 हो गया, ठीक है। क्या हुआ, यहाँ पे इंक्रीज हो गया। अब बच्चों जब वेज में इंक्रीज हुआ है, सो मैम यहाँ पे वो एक्सपेंडिचर भी क्या करेगा, ज़्यादा करेगा। और यहाँ पे बच्चों ये क्या बताता है, यहाँ पे उसकी परचेजिंग पावर भी क्या हुई, इंक्रीज हो गई, पहले कम थी अब क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। तो हम यहाँ पे बच्चों सिंपल सा है, CPI क्या रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे जो परचेजिंग पावर है और रियल वेज को यहाँ पे प्रेजेंट करता है। परचेजिंग पावर ऑफ अ मनी इक्वल टू 1 अपॉन कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। अगर हम बच्चों यहाँ पे बात करें, जो परचेजिंग पावर है वो क्या बताती है, यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं हम उसको 1 अपॉन में कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स से। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स क्या कहती है कि भाई हमें जीने के लिए हमें कौन कौन सी नेसेसिटी वाली चीज़ें चाहिए, या हम अपने जीने के लिए कौन कौन से जो हमारी कमोडिटी या सर्विसेज है जिसपे हम क्या कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर करते हैं, वही कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स है। रियल जो वेज है बच्चों कैसे निकलता है, मनी वेज डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स मल्टीप्लाई बाय 100। जो मनी वेज आया है बच्चों उसी को हम डिवाइड कर देंगे कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स से और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। इफ द CPI इक्वल टू 1982 इज 100 इज 526 इन जनवरी 2005 द इक्विवेलेंट ऑफ द रुपीज इन जनवरी। अगर हम बात करें मैम, अगर CPI दिया हुआ है, मैम कॉस्ट ऑफ प्राइस इंडेक्स दिया हुआ है मैम 1982 का, कितना है, हमारी वैल्यू आती है बच्चों 100। अब बच्चों अगर हम 2005 का देखें तो ये किसके इक्वल हो रहा है, 526 के इक्वल हो रहा है। सो मैम हम कहेंगे यहाँ पे कितना चेंजेस हो रहा है, कितने रुपीज से चेंजेस हो रहा है, तो सिंपल सा है मैम, यहाँ पे हम इसमें से इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो हमें पता चलेगा 426 से क्या हुआ, चेंजेस हुआ है CPI, ठीक है। इंडेक्स ऑफ industrial production give us a quantitative figure about the change in a production in the industrial sector। वही बच्चों हमने इंडस्ट्रियल जो है प्रोडक्शन का देख लिया है कि इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्शन है वो क्या बताता है कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में कितना चेंजेस हुआ है। जो इंडेक्स है ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में
टाइम ड्यूरेशन में इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो चेंजेस हुआ है क्वांटिटी में, इसको रिप्रेजेंट करता है। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंडेक्स प्रोवाइड अस अ रेडी रेकनॉर्स ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। वही बच्चों एग्रीकल्चर प्रोडक्शन क्या बताता है, यहाँ पे विद इन टाइम ड्यूरेशन जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है इसके प्रोडक्शन में कितना चेंजेस हुआ है। सेंसेक्स इज यूजफुल गाइड फॉर इन्वेस्टर्स फॉर द स्टॉक मार्केट। इफ द सेंसेक्स इज राइजिंग, इन्वेस्टर्स आर ऑप्टिमिस्ट फॉर द फ्यूचर परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी। वहीं बच्चों सेंसेक्स जो है हमें यूजफुल गाइड करता है, इन्वेस्टर्स को यूजफुल गाइडेंस देता है स्टॉक मार्केट के बारे में कि भाई जो सेंसेक्स है अगर वो राइज होता है सो इन्वेस्टर्स जो हैं यहाँ पे बच्चों अपने लिए फ्यूचर जो है परफॉर्मेंस को अच्छा देखते हैं इकोनॉमी का, और ये ऑप्टिमाइज कर पाते हैं। इट इज़ अप्रोप्रिएट टाइम फॉर इन्वेस्टमेंट, और इसी से उनको पता चलता है कि कौन सा अप्रोप्रिएट या कौन सा सूटेबल टाइम है यहाँ पे इन्वेस्ट करने का। ठीक है बच्चों, सो यहाँ पे हमने हमारा चैप्टर कंप्लीट किया इंडेक्स नंबर के बारे में। अब बच्चों इस चैप्टर का पूरा कंक्लूजन देख लेते हैं। तो अगर हम बात करें मैम इस पूरे चैप्टर का कंक्लूजन, एस्टिमेटिंग इंडेक्स नंबर इनेबल यू टू कैलकुलेट अ सिंगल मेजर ऑफ चेंजिंग द लार्ज नंबर ऑफ आइटम। अगर हम बात करें मैम इंडेक्स नंबर जो है जिससे हम क्या कर सकते हैं, एक सिंगल मेजर से हम क्या कर सकते हैं, लार्ज नंबर ऑफ आइटम को कैलकुलेट कर सकते हैं जो चेंज हुआ है लार्ज नंबर ऑफ आइटम में। इंडेक्स नंबर कैन बी कैलकुलेट फॉर प्राइस, क्वांटिटी, वॉल्यूम एक्सेट्रा। अब जो ये इंडेक्स नंबर है बच्चों उससे हम क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, प्राइस में जो चेंजेस हुआ है, क्वांटिटी में जो चेंजेस हुआ है, वॉल्यूम में जो चेंजेस हुआ है एक्सेट्रा। ठीक है, इट इज ऑल्सो क्लियर अबाउट द फॉर्मूला दैट द इंडेक्स नंबर नीड टू बी इंटरप्रेटेड केयरफुली। अब बच्चों हमें यहाँ पे क्लियरली बहुत सारे फॉर्मूले दिए हुए हैं जिससे कि हम जो हमारे जो इंडेक्स नंबर है उनको हम इंटरप्रेट कर सकते हैं केयरफुली। The item to be included and the choice of a base period are important। अब जो हमने देखा था ना कौन कौन सी चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए जब इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए वो सारी चीज़ें लिखी हुई है बच्चों कि हमें बेस ईयर को है वो ढंग से चूज़ करना चाहिए, हमें ऐसा बेस ईयर चूज़ नहीं करना चाहिए जिसमें वैल्यूज़ जो है बहुत एक्सट्रीम लेवल पे गई है। इंडेक्स नंबर आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर पॉलिसी मेकिंग एज अ एविडेंट ऑफ देयर वेरियस यूजेस। यहाँ पे बच्चों पॉलिसी मेकिंग के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, सो आज के सेशन में हमने जाना कि हमारी इकोनॉमी के लिए कौन कौन से जो इंडेक्स प्राइजेस हैं बच्चों, इंडेक्स नंबर है वो इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमने बच्चों कंज्यूमर इंडेक्स नंबर, होलसेल इंडेक्स नंबर, इसके साथ ही बच्चों हमने इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स देखा था, इसी के साथ बच्चों हमने सेंसेक्स के बारे में समझा था और इकोनॉमी में किस तरह से यूज़ है इन सारे इंडेक्स का ये हमने जाना था। आई होप सो बच्चों कि आपको सारा जो है वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया या कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। थैंक यू।